इस लेक्चर में हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे. So the first property that we are going to study is the property of evaporation. Now evaporation is basically the spontaneous escape of molecules from the surface of liquid. Now इसका मतलब क्या है? So let me suppose कि मेरे पास एक liquid है जिसके अंदर molecules throughout the liquid मौजूद हैं. नाउ जब हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो सपोज़ मेरे पास इस लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू 15. अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ये मतलब नहीं है कि हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 15 होगी. अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लाइक 17, लाइक 16. कुछ की 15 भी होगी, एवरेज के बराबर भी होगी, और कुछ की एवरेज से कम भी होगी, लाइक 14, लाइक 13. सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हर मॉलिक्यूल की इक्वल नहीं होती. हम जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर. नाउ लिक्विड के अंदर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कुछ की एवरेज के बराबर है और कुछ की कम है. नाउ वी नो that molecules are in a state of constant random motion. तो molecules constantly move करते हैं. अब इन molecules में specifically जो high kinetic energy वाले molecules हैं, जब वो molecules move करके liquid की surface के करीब आते हैं तो अपनी high kinetic energy की वजह से usually ये intermolecular forces of attraction को ख़त्म करके liquid की surface से escape कर जाते हैं बाहर in the form of vapors. सो इन मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने को हम कहते हैं एवापोरेशन. नाउ जब हमारे पास लिक्विड की सरफेस के अंदर से हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लिक्विड में रह जाएंगे. सो जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे तो पीछे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की इट विल डिक्रीज़, एंड सिंस द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज़ द टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीज़. सो इट मीन्स कि जब भी हमारे पास एवापोरेशन का प्रोसेस अकर करेगा तो लिक्विड के अंदर कूलिंग होगी क्योंकि इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज़ करेंगे. नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एवापोरेशन हमारे पास क्या हर टेम्परेचर पे होगी या किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी. सो कीप इन माइंड दैट एवापोरेशन विल अकर एट एवरी टेम्परेचर. ये हर टेम्परेचर पे अकर करती है. हाँ, ये डिफरेंस है कि लो टेम्परेचर पे एवापोरेशन कम होगी, हाई टेम्परेचर पे एवापोरेशन ज़्यादा होगी, बट इट विल अकर एट एवरी टेम्परेचर. Now next important thing is कि either it is exothermic process और endothermic process. So keep in mind कि हमारे पास चूँकि liquid के molecules को energy चाहिए to escape the surface, so it is basically slightly endothermic process. But apart from being endothermic process, it is also a spontaneous process. ये खुद ही से अकर होने वाला endothermic process है. Now let's look at the factors that affect the process of evaporation. So first factor is temperature. Now temperature हमारे पास जब ज़्यादा होगा तो rate of evaporation will be more, which means that temperature is directly proportional to evaporation. अगर हमारे पास temperature कम होगा तो evaporation will occur, लेकिन evaporation भी कम होगी. The next factor that we have is the strength of IM forces. Now एक liquid के अंदर IM forces जितनी ज़्यादा strong होंगी उतना ही molecules का escape करना मुश्किल होगा, तो evaporation will be less. और अगर एक liquid की IM forces weak होंगी तो evaporation will be more. सो अगर हम देखें हमारे पास वो लिक्विड्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जिनमें या तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं या वीक डायपोल फोर्सेस हैं, सो दे एस्केप ईजीली. जबकि वो लिक्विड्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग नेचर की फोर्सेस हैं उनकी एस्केप इतनी ईजी नहीं होती. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवापोरेशन. And the third factor that affects the evaporation is surface area. Now suppose कि मैंने 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड लिया और ये मैंने लिया एक
ओपन कंटेनर में जिसके हमारे पास सरफेस एरिया बड़ा है। द लिक्विड इज़ 15 सेंटीमीटर क्यूब। और सेम लिक्विड मैंने लिया ऐसे कंटेनर में जिसका सरफेस एरिया छोटा है। नाउ अगर मैं सरफेस एरिया देखूं तो हमारे पास वाइट कंटेनर में ज़्यादा सरफेस लिक्विड की एक्सपोज्ड है टू आउटर इन्वायरमेंट, जबकि हमारे पास लेस वाइट कंटेनर में लेस सरफेस एक्सपोज्ड है टू आउटर इन्वायरमेंट। तो अब हमारे पास जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का एयर में इस्केप करना आसान होगा, जबकि सरफेस एरिया कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स इस्केप करेंगे। So surface area भी inversely proportional to rate of evaporation. The greater the surface area, the greater is evaporation, and the lesser the surface area, the lesser is evaporation. So these two are directly related to each other. The next property of liquid is vapor pressure. Vapor pressure को समझने के लिए let me take a container, और इस container को मैं close कर देता हूँ with a lid. Now this container contains molecules of a liquid. Now basically what happens, due to high kinetic energy of some of the molecules of liquid, तो high kinetic energy वाले जो molecules हैं वो liquid की surface को escape कर जाते हैं। जब वो लिक्विड की सरफेस को इस्केप करते हैं तो ये कलेक्ट होते हैं बिटवीन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द कंटेनर। सो ये इस स्पेस में कलेक्ट हो जाते हैं जो लिक्विड और कंटेनर के दरमियान में स्पेस है। नाउ होता क्या है, शुरू में हमारे पास मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है क्योंकि शुरू में हमारे पास एम्प्टी स्पेस में मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं। लेकिन जब हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इस एम्प्टी स्पेस में जमा हो जाते हैं तो हमारे पास एक और फिनोमिनन अकर करता है। वो फिनोमिनन ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स स्पेस में से वापस लिक्विड की सरफेस के अंदर रिकैप्चर भी होते हैं। सो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ हमारे पास नीचे से स्पेस में एवापोरेट करने वाले मॉलिक्यूल्स और स्पेस से वापस लिक्विड की सरफेस में रिकैप्चर होने वाले मॉलिक्यूल्स का जो रेट है वो बराबर हो जाता है। सो इस टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स ने इस स्पेस में कलेक्ट होना था वो हो चुके हैं। अब अगर कोई मॉलिक्यूल नीचे लिक्विड की सरफेस से स्पेस में आएगा तो उसी के बराबर एक मॉलिक्यूल स्पेस से लिक्विड की सरफेस में भी कैप्चर होगा। तो इस टाइम तक जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जमा हो गए थे तो ये हमारे पास जमा हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल स्पेस में जमा हुए हैं दे आर फ्रीली मूवेबल। ये सरफेस ऑफ कंटेनर और सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ स्ट्राइक करेंगे और इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। So vapor pressure is the pressure exerted by vapors of a liquid when they are in equilibrium with the liquid surface। यानी जब हमारे पास वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं लिक्विड की सरफेस के साथ तो उस टाइम पे जितने भी हमारे पास वेपर्स हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड पे और कंटेनर पे, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। Now let's look at the factors that affect the vapor pressure. So the first factor is temperature. नाउ टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा। सो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो द ग्रेटर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज़ द वेपर प्रेशर एंड द लेसर द टेम्परेचर द लेसर इज़ द वेपर प्रेशर। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट IM फोर्सेस। सो जब हम IM फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यानी एक लिक्विड है जिसकी IM फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स का वेपर्स की फॉर्म में इस्केप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से द वेपर प्रेशर इज़ लो। और इसी तरह वो लिक्विड्स जिनकी IM फोर्सेस वीक हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होगा। सो IM फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। Now talking about surface area, to keep in mind that surface area has no effect on vapor pressure। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि let me take a container with less surface area and let me take another container with a greater surface area। अब हमने सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ किया तो इससे ऐसा क्या होता है कि वेपर प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं होता। सो जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो जितना
लिक्विड की सरफेस से इस्केप करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होता है, उतना ही लिक्विड की सरफेस में वापस आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी ज़्यादा हो जाता है। सो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को इक्वली कॉम्पेंसेट करते हैं। तो अगर छोटा सरफेस एरिया है तो कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे और कम मॉलिक्यूल्स वापस भी आएंगे, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे और ज़्यादा ही वापस भी आएंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेपर pressure. Now the next phenomenon that we have is boiling point. Now first let us understand in detail what is boiling point. Now suppose कि मैंने एक लिक्विड को टेम्परेचर दे के हीट करना स्टार्ट किया। सो जब मैंने लिक्विड के टेम्परेचर को रेज़ किया तो व्हाट हैपन्स, तो जब मैं लिक्विड के टेम्परेचर को रेज़ करता हूँ तो लिक्विड की सरफेस से वेपर्स इस्केप होते हैं, और वेपर्स इस्केप होने की वजह से हमारे पास लिक्विड का वेपर प्रेशर राइज करता है। नाउ लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट स्ट्रेस है। नाउ व्हाट इज़ दैट स्ट्रेस, तो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो स्ट्रेस मौजूद है, जो लिक्विड की सरफेस को स्ट्रेस में रखता है, दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्रेशर है जो हर वक्त लिक्विड की सरफेस पे मौजूद है, जो इसकी सरफेस पे स्ट्रेस बना के रखेगा, एंड दिस प्रेशर इज़ नॉर्मली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। नाउ जैसे जैसे हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड के जो वेपर्स इस्केप कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस से, उनका प्रेशर राइज होता जाता है। नाउ एक टाइम ऐसा आता है कि लिक्विड का वेपर्स का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाता है। जब हमारे पास लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो हमारे पास जो लिक्विड्स के वेपर की फ़ोर्स है वो एक्सटर्नल प्रेशर की फ़ोर्स को कैंसल आउट कर देती है। अब इस पॉइंट पे आके लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं रहा। Now what happens at this point? So जब इस पॉइंट पे लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहता तो हम जो नीचे से लिक्विड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट यूज़ होती है मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट करके गैशियस फॉर्म में बाहर निकालने के लिए। सो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होके गैशियस फॉर्म में बाहर जाएंगे, इस फिनोमिनन को हम कहेंगे बॉइलिंग। सो टॉकिंग अगेन, हमारे पास लिक्विड की सरफेस पे एक स्ट्रेस है जो इसके मॉलिक्यूल्स को फ्रीली इस्केप नहीं होने देता, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Whenever we increase the temperature or provide heat to the liquid, the temperature of liquid goes on increasing, thereby increasing the vapor pressure of liquid. Now एक टाइम पे vapor pressure of liquid external pressure के बराबर हो जाता है, which means कि liquid की surface पे जो atmospheric pressure का stress था वो अब cancel out हो गया है, क्योंकि नीचे से भी उतना ही pressure ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है। Now इस पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स को जितनी हीट मिलेगी वो यूज़ होगी to break their intermolecular forces and to convert them into gaseous state, और इस पॉइंट को हम कहेंगे boiling point. Now let me tell you कि जब हमारे पास लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोच हो जाता है तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन जब एक बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड रीच कर जाता है तो उस पॉइंट पे जितनी भी हीट हम लिक्विड को देते हैं वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए यूज़ होती है। इससे पहले जितनी हम हीट दे रहे थे वो यूज़ हो रही थी टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड टू इंक्रीज़ द वेपर प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और वेपर प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के जितनी भी हीट मिलेगी वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। इट विल नॉट बी यूज टू इंक्रीज़ द टेम्परेचर। सो इट मीन्स कि जब एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो हमारे पास टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि सारी हीट मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे होते हैं टू ब्रेक अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो जब तक हमारे पास सारा लिक्विड इस्केप नहीं कर जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा। Now the major factors that affect the boiling point are IM forces and external pressure. नाउ सपोज़ एक लिक्विड की IM फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, विच मीन्स कि इसका वेपर प्रेशर कम है। सो जब
IM फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास लिक्विड का ज़्यादा होगा। उसकी वजह यह है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा IM फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से। सो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वलेंट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। देयरफॉर द ग्रेटर द IM फोर्सेस द ग्रेटर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेसर द IM फोर्सेस द लेसर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। The second factor that affects the boiling point of liquid is external pressure. Now let me suppose three conditions. First condition में हमारे पास सी लेवल पे एक लिक्विड पड़ा है। नाउ सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इस पॉइंट पे जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा दैट विल बी प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अगर हम किसी हिली एरिया में चले जाते हैं जिसकी हाइट सी लेवल से ऊपर है तो हिली एरियाज़ में एक्सटर्नल प्रेशर इज़ लेस दैन 1 एटमॉस्फेयर और लेस दैन 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो हिली एरियाज़ में जब एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास लो होता है तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता। इसलिए हिली एरियाज़ में किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। और अगर हम बिलो सी लेवल चले जाते हैं यानी सी लेवल से नीचे चले जाते हैं सो सी लेवल से नीचे जाने पे हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड के वेपर प्रेशर को इस प्रेशर के इक्वलाइज करने के लिए अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी रेज्ड। So one of the important applications of this phenomenon is the phenomenon of pressure cooker. नाउ हमारे पास यूजली जो हिली एरियाज़ हैं हिली एरियाज़ में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी लेस दैन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर हम हिली एरियाज़ में कुकिंग करते हैं तो हमारे पास वाटर जल्दी बॉयल हो जाएगा और हमारे पास कुकिंग प्रॉपर नहीं होगी। सो उसके लिए वी इंट्रोड्यूस अ प्रेशर कुकर। नाउ प्रेशर कुकर में क्या किया जाता है, प्रेशर कुकर में लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक्सटर्नली आर्टिफिशियली यूज़ करके एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाता है। सो प्रेशर कुकर के अंदर लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ताकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज हो जाए। तो हिली एरियाज़ में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लेस है, ऐसे एरियाज़ में हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं टू आर्टिफिशियली इंक्रीज़ द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज़ हो जाए। सो जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रेज़ होगा तो जो हम फूड कुक कर रहे हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएगा और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और प्रॉपर कुकिंग होगी। The second application of boiling point is vacuum distillation. Now what is this phenomenon? सो हमारे पास कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं स्पेसिफिकली ग्लाइसरीन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई हैं। फॉर एग्जांपल 290 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ग्लाइसरीन। सो जब हम इतने हाई टेम्परेचर पे ग्लाइसरीन को लेके जाते हैं तो ये बॉयल होने से पहले ही क्या हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। सो ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं और हमने उनको गैशियस फॉर्म में यानी बॉयल करके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, तो हमने इनको डिकम्पोजिशन से भी सेव करना है। सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? सो अगर ग्लाइसरीन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर 760 mmHg है सो हमारे पास ग्लाइसरीन विल बॉयल एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट वी डू, हम आर्टिफिशियली एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ कर देते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लाइसरीन। फॉर एग्जांपल हमने ग्लाइसरीन के सरफेस से जो प्रेशर है उसको 760 mmHg से डिक्रीज़ करके 50 mmHg पे ले गए। Now since कि external pressure on the surface of glycerine is lessened to too much amount, तो हमारे पास ग्लाइसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी रिजल्टेंटली डिक्रीज़ हो जाएगा एंड इट विल शिफ्ट टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो अब इस टेम्परेचर पे हम ग्लाइसरीन को ईजिली बॉयल कर सकते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन. सो दिस फिनोमिनन ऑफ डिक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट बाय डिक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द surface of a liquid which decomposes normally at its normal boiling point is called vacuum distillation. Now the next concept that we have is surface tension. So first of all, let us take the concept of surface tension, that what is a surface tension. Now suppose कि liquid की surface के बीच में एक molecule पड़ा है. Now इस molecule के ऊपर जो attractive forces हैं they are balanced on all the sides. क्योंकि बीच में कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसको अट्रैक्ट करेंगे और इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी. लेकिन सपोज़ कि हमारे पास जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनके साथ क्या होगा? उनके साथ ऐसा नहीं होगा. जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं उनके ऊपर हमारे पास एयर है, उनके ऊपर एटमॉस्फेयर है. सो उनको जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस मिलती हैं वो मिलती हैं डाउनवर्ड्स. क्योंकि हमारे पास सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, इनके नीचे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जो इनको डाउनवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे. सो द ओवरऑल फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड आर डाउनवर्ड्स. सो जब ओवरऑल फोर्सेस हमारे पास सरफेस ऑफ लिक्विड पे डाउनवर्ड्स होंगी, सो इस फोर्स की वजह से जो हमारे पास सरफेस की लेयर है वो ओवरऑल डाउनवर्ड्स पुल होगी. तो डाउनवर्ड्स पुलिंग की वजह से वो हमारे पास एक तो थोड़ी सी कनकेव भी हो जाएगी और सेकेंडली इसके अंदर थोड़ी सी टाइटनेस भी आ जाएगी. अब ये जो लिक्विड की लेयर है ये अपनी टाइटनेस की वजह से अपने अंदर जो डिस्टर्बेंस है या लिक्विड की जो सरफेस के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी उसको क्या करेगी? उसको रेजिस्ट करेगी. सो इस फिनोमिनन को हम सरफेस टेंशन कहते हैं. सो सरफेस टेंशन इज़ बेसिकली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लिक्विड. अब अगर हम इस एसआई यूनिट्स की बात करें तो इट्स एसआई यूनिट्स आर न्यूटन पर मीटर. नाउ इस फोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑन आवर डेली लाइफ. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को फेंकते हैं किसी भी शेप में, सपोज़ कि ये वाटर की शेप है. अब वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एज्यूम करते हैं एक स्फेरिकल शेप. उसकी वजह क्या है? नाउ स्फेरिकल शेप एज्यूम करने की वजह यह है कि हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे पास जो वाटर की सरफेस है वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर जाए. अब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वाटर की सरफेस तब करेगी जब वाटर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा. तो वाटर का सरफेस एरिया इज़ मिनिमम इन केस ऑफ स्फेरिकल शेप. देयरफॉर ड्यू टू सरफेस टेंशन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एज्यूम स्फेरिकल शेप. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन इज़ द एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स. नाउ डिटर्जेंट्स कैसे एक्ट करते हैं? दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. कैसे? कि अब हमारे पास मसला ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनके अंदर सरफेस टेंशन मौजूद होती है. अब वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन है इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाकी सब्सटेंसेस को इतना अट्रैक्ट नहीं करते. तो अगर हमारे पास वाटर को यूज़ किया जाए फॉर क्लीनिंग ऑफ डर्ट और क्लीनिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, तो वाटर किस तरह हमारे पास एक्ट करेगा? तो वाटर के अंदर हमारे पास डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है. नाउ डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स वाटर को खुद अट्रैक्ट करके वाटर की जो अपनी फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करते हैं और वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं. अब इसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है और डिटर्जेंट्स जो हैं वो डर्ट को पकड़ के ले आते हैं इन द सरफेस ऑफ लिक्विड. देयरफॉर डिटर्जेंट्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. Now the factors which affect the surface tension are IM forces and temperature. नाउ अगर एक लिक्विड की IM फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, देयर फोर्स इसकी सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी. और अगर IM फोर्सेस वीक होंगी तो हमारे पास सरफेस टेंशन भी कम होगी.
इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब हम टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को इंक्रीज़ करें तो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ करेगी। और अगर हम लेस टेम्परेचर पे एक लिक्विड को देखें तो इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सरफेस टेंशन। The next concept that we have is the concept of viscosity. Now viscosity is the resistance to flow of a liquid. So इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि वी हैव अ सॉलिड पाइप जिसके ब्लू मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं और जिसके थ्रू ऑरेंज लिक्विड जो है इट इज़ फ्लोइंग। नाउ वी नो दैट लिक्विड फ्लोज इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। कोई भी लिक्विड हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में फ़्लो करता है। नाउ कुछ लेयर्स हमारे पास बिल्कुल सॉलिड के पाइप के एडजेसेंट हैं, देन नेक्स्ट लेयर्स हमारे पास फर्स्ट लेयर के एडजेसेंट हैं और फिर हमारे पास सेंटर में एक लेयर है। नाउ जब लिक्विड फ्लो करेगा थ्रू अ सॉलिड पाइप तो सॉलिड पाइप के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टेशनरी, इन्होंने मूव नहीं करना। तो जब हमारे पास फर्स्ट लेयर मूव करेगी अलोंग विद सॉलिड पाइप के साथ ये अगर मूव करेगी तो सॉलिड पाइप के स्टेशनरी होने की वजह से हमारे पास ये जो फर्स्ट लेयर है इसकी फ्लो में रेजिस्टेंस आएगी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड। सो इस रेजिस्टेंस की वजह से इसका फ्लो कम होगा। नाउ इसके बाद जो सेकेंड लेयर है ये सॉलिड की बजाय फर्स्ट लेयर के साथ कांटेक्ट में है और फर्स्ट लेयर स्टेशनरी नहीं है, मूवेबल है, तो सेकंड लेयर को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट लेयर को मिलेगी। और अगर हम सेंटर वाली लेयर की बात करें तो ये सबसे कम रेजिस्टेंस देखेगी और इसकी फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होगी। द ऑपोजिट ऑफ विस्कोसिटी इज़ फ्लूइडिटी। सो यूँ हमारे पास विस्कोसिटी लिक्विड की सरफेस के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। जो हमारे पास सबसे कॉर्नर वाली लेयर्स हैं दे एक्सपीरियंस मोस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इट एक्सपीरियंसेस लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो। नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, तो ऐसा यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी आर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। नाउ विस्कोसिटी का यूनिट जो हमारे पास है दैट इज़ 1 poise. Normal unit is 1 poise which equals 0.1 Newton second per meter square. The factors that affect viscosity are first of all IM forces. So let me assume कि अगर एक लिक्विड की IM forces strong हैं so इसका फ्लो कम होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे और सॉलिड के थ्रू भी ये स्लोली पास करेंगे। सो आईएम फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग हैं विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी और आईएम फोर्सेस जितनी वीक होंगी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। The second factor that affects the viscosity of a liquid is the temperature of liquid. So अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सो इनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, विस्कोसिटी विल डिक्रीज़। और अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो विस्कोसिटी विल इंक्रीज़। ओके, Now we see the energetics of phase change. Now most probably हमें solid, liquid और gases के दरमियान interconversions देखने को मिलती हैं. So the phenomenon in which solid converts into liquid it is called fusion or melting. The conversion of liquid into gas is called vaporization or boiling. And the phenomenon of directly converting a solid into gaseous state by passing the liquid state is called sublimation. Similarly, if we see opposite process, so the process of converting a liquid into solid is called freezing. The process of converting gas into liquid is called condensation. And the process of converting gas directly into solid it is called deposition.
So let us study the heat changes that are involved in this process. So the first is molar heat of fusion. मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि जब हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है इट इज़ कॉल्ड मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डिनोटेड बाय डेल्टा एच एफ. द नेक्स्ट इज़ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो जब हम 1 मोल ऑफ अ लिक्विड को गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं सो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड द थर्ड इज़ मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म. सो दीज आर द थ्री फेज चेंजेस एंड देयर हीट्स. अब अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग आईएम फोर्सेस हैं और इसको गैस में लेके जाना डायरेक्टली दिस प्रोसेस रिक्वायर्स द मोस्ट हीट. सो देयरफॉर हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. नाउ अगर हम कंपेयर करें फ्यूजन को और वेपराइजेशन को तो सॉलिड के अंदर हमारे पास आईएम फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. अब लिक्विड में सॉलिड की जो कंपैरिजन की आईएम फोर्सेस हैं वो थोड़ी बहुत वीक होती हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स आर स्टिल क्लोज, जबकि गैशियस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो सॉलिड को लिक्विड में लेके जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लिक्विड को गैस में लेके जाना है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की आईएम फोर्सेस में इतना डिफरेंस नहीं है जितना लिक्विड और गैस की आईएम फोर्सेस में है. देयरफॉर हीट ऑफ सब्लिमेशन के बाद जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो हमें वेपराइजेशन के प्रोसेस में चाहिए. सो वी हैव हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉलोइंग हीट ऑफ सब्लिमेशन. एंड सबसे कम एक सब्सटेंस के लिए जो हीट होगी दैट विल बी हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ वी हैव सीन कि सॉलिड को गैस में डायरेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन. सो हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू the heat in these two processes. So heat of sublimation is equal to heat of vaporization plus heat of fusion of a substance. Now we have the change of state and dynamic equilibrium. Now what is the concept of change of state and dynamic equilibrium? So let me suppose कि मेरे पास water है. वाटर को मैं लेके जाता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नो कि वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. सो दिस इज़ अ कंटेनर विच कंटेन्स वाटर. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बॉयल करके गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब जब तक हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते रहेंगे मॉलिक्यूल्स को तो हमारे पास ये हीट यूज़ होती रहेगी टू कन्वर्ट द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू गैशियस मॉलिक्यूल्स. लेकिन व्हाट हैपन्स कि अगर हम टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचाएं और ये हीट देना नीचे से स्टॉप कर दें तो जब हम ऐसा करेंगे तो इस केस में हमारे पास टेम्परेचर विल स्टे कांस्टेंट एट 100 एंड नो हीट इज़ बीइंग एडिड. इफ़ द हीट इज़ बीइंग एडिड तो हमारे पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स गैशियस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इधर पहुंचा के हीट देना स्टॉप करें तो फिर हमारे पास जो लिक्विड वाटर है और जो वाटर के गैशियस वेपर्स हैं ये दोनों स्टेट्स इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी. सो इस टेम्परेचर पे हमारे पास दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी. सो अगर हम 100 डिग्री पे वाटर को रखें विदाउट प्रोविजन ऑफ हीट सो हमारे पास वाटर भी एग्जिस्ट करेगा और वेपर्स भी एग्जिस्ट करेंगे. नाउ अगर हम 100 डिग्री पे टेम्परेचर रख के हीट प्रोवाइड करें तो हीट को प्रोवाइड करना इक्विलिब्रियम को लेके जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी वाटर कन्वर्ट होगा वेपर्स में जब तक सारा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता. और अगर हम टेम्परेचर को 100 पे से कूल करना स्टार्ट करें तो वेपर्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर बैक इनटू वाटर और सारे
वेपर्स वाटर के अंदर आ जाएंगे. सो एग्जैक्ट 100 पे बोथ ऑफ दीज स्टेट्स विल एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. Now the last topic that we have in this chapter is liquid crystals. Now normally जब हम किसी solid को melt करते हैं तो हमारे पास solid gets converted into liquid state. Now there are some substances जो हमारे पास एक और state adopt करते हैं जिसको कहते हैं liquid crystal state. Now this phenomenon was first discovered by Frederick Reinitzner in 1888 in a compound called cholesterol benzoate. Now cholesterol benzoate का melting point है 179 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. लेकिन फ्रेडरिक रीनिट्जर ने देखा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 145 डिग्री के करीब आके हमारे पास जो सॉलिड है उसकी कॉम्पोजिशन लिक्विड की बजाय एक और स्टेट की तरह लगने लग गई है. सो इस स्टेट को कहा गया लिक्विड क्रिस्टल स्टेट. नाउ ये हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलती है. नाउ व्हाट इज़ द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट? सो अगर हम सॉलिड को कंपेयर करें तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होगी लेकिन मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं करेंगे, जबकि लिक्विड के अंदर हमारे पास इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगी और लिक्विड्स फ्लो करेंगे. तो हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल हैं दे सरप्राइजिंगली हैव बोथ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो लिक्विड क्रिस्टल्स की सॉलिड्स की तरह रेगुलर अरेंजमेंट होगी और लिक्विड्स की तरह ये फ़्लो करेंगे, यानी इनके अंदर एक तो रेगुलर अरेंजमेंट भी हमें देखने को मिल रही है और दूसरा दे हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स. सो इसलिए हमने फ़्लो की वजह से इसका नाम लिक्विड और रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इसका नाम क्रिस्टल रखा है. सो ड्यू टू दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिक्विड क्रिस्टल्स फाइंड वेरी इम्पॉर्टेंट यूजेस. नाउ लाइक सॉलिड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स भी लाइट को डिफ्रैक्ट कर सकते हैं. सो नाउ लिक्विड क्रिस्टल्स का जब टेम्परेचर चेंज किया जाता है तो लाइट की डायफ्रैक्शन भी चेंज होती है, इसलिए लिक्विड क्रिस्टल्स कैन चेंज कलर्स. सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर्स डिटेक्ट करने के लिए, या बॉडी के अंदर जहाँ पे आर्टरीज़ वगैरह या ट्यूमर्स प्रेजेंट हैं या कहीं पे ब्लीडिंग अकर कर रही है. सो उन पॉइंट्स का भी टेम्परेचर चेंज होता है जिसकी वजह से लिक्विड क्रिस्टल्स वहाँ पे कलर चेंज करते हैं और डिटेक्शन करते हैं द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग आर्टरीज़ और ट्यूमर्स. इसके अलावा दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग डिस्प्लेज. Normally in the displays of televisions, mobiles, we have LCD displays which are liquid crystals displays. Then they are also used as solvents in chromatography. So this is all about liquids. Thank you.